ओके। सो बहुत सारे लोग रिसर्च में होंगे या बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्च फील्ड में जाएंगे। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं आपको रिसर्च की कुछ चीज़ें बताती हूँ कि क्या क्या ज़रूरी होता है, रिसर्च इज़ व्हाट। सो पहले तो एक होता है, कुछ 9 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, मैं उनको एक वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूँगी, तो वो पहले आप सुन लो। सो एक है मैंडेट, दूसरा है प्रोटोकॉल्स, तीसरा है कोलैबोरेशन, चौथा है ट्रेनिंग, फिफ्थ है स्किल्स, सिक्स्थ है फंडिंग, सेवन्थ इज जॉब सिक्योरिटी, एट्थ इज वैलिडेशन एंड नाइन्थ इज पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स। ओके। सो ये बहुत अगर आपको प्रोफेसर बनना है कहीं या बहुत अच्छी जगह पे काम करना है, तो आपको एक मैंडेट मतलब क्या होता है? मैंडेट मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर मैंडेट होता है जहाँ पे आपको, जैसे आप न्यूरो साइंस में ही काम कर सकते हो, या आप किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे ही मेटाबोलाइट्स पे या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे ही काम कर सकते हो, या कैंसर पे ही काम कर सकते हो। तो कैंसर एक मैंडेट होता है। तो इस तरीके से ये मैंडेट है। तो रिसर्च में क्या है, कई इंस्टीट्यूट में ये कंपलसरी होता है कि आपको इसी फील्ड में वर्क करना है, ऑल्दो आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो। सेकेंड इज़ प्रोटोकॉल्स। अब जो भी एनिमल स्टडीज़ में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको पता होगा कि एक मेथड या कोई भी ऐसे है, उसको करने के नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। सो इसमें डिपेंडिंग ऑन योर सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोसीजर्स, तो नंबर ऑफ़ प्रोटोकॉल्स होते हैं। बट मेरे यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस भी है, बिकॉज़ अगर एक मेथोडोलॉजी से किया तो वेरिएशंस आते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि ओईसीडी गाइडलाइंस का हार्मोनाइजेशन, ये एक एस्पेक्ट इसलिए ही लाया गया था ताकि सारे जितने भी दुनिया भर में प्रोटोकॉल्स है वो वैरी ना करे और कंसिस्टेंसी रहे लैब प्रोटोकॉल्स में भी। तो ये एक अच्छा टॉपिक हम कभी डिस्कस करेंगे, जो क्या है ये प्रोटोकॉल्स वगैरह। थर्ड है कोलैबोरेशन। जैसे आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, जैसे आपके पास एनएमआर नहीं है, तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर एनएमआर है तो वहाँ से आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। मतलब कुछ काम आप उनका आप कर दो, वो आपका कर देंगे। इसमें आप पब्लिकेशन में इधर उनका नाम दे सकते हो, या आप जस्ट ऐसे ही जो भी आपके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग हो उस हिसाब से काम कर सकते हो। तो रिसर्च में कोलैबोरेशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपका जो स्ट्रगल रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। अब विथ एडवांसमेंट इन द साइंस बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूर ये भी पता होना चाहिए, अगर कुछ नई टेक्निक आई तो आपको, जैसे आप आउटडेटेड टेक्निक्स का ही यूज़ कर रहे हो तो ये भी नहीं चलता है। तो आपको न्यू जब जब कोई भी चीज़ आती है तो उसकी ट्रेनिंग लेना टाइम टू टाइम वो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्किल्स। जैसे अगर एनिमल हैंडलिंग जैसे सबको ही आती है, अगर किसी को पूछो तो हाँ आती है, बट प्रॉपर स्किल नहीं है ना अगर, तो आप प्रॉपरली, जैसे स्किल्ड पर्सन जो होता है ना, कुछ एनिमल्स जैसे डोज नहीं लेते, बट अगर कोई स्किल्ड पर्सन है तो वो उस एनिमल्स को कैसे भी करके अच्छे से डोज दे देगा। वहीं पे अगर स्किल नहीं है तो वो ज़बरदस्ती एनिमल को ट्राई करेगा देने की, और वो नहीं प्रॉपर दे पाएगा। तो स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फंडिंग। रिसर्च में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, आपको केमिकल्स चाहिए, आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, आपको बहुत सारे कंज्यूमेबल्स नॉन कंज्यूमेबल्स चाहिए, तो इसके लिए आपको पैसा कहाँ से आएगा? तो एक है फंडिंग। तो हमारा, आप बताइए कि भारत देश अपना रिसर्च का कितना परसेंट ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करता है रिसर्च में, और इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है, एट द एंड। तो फिर भी हमारा इनोवेशन इंडेक्स वगैरह रिसर्च में कितना, क्या रैंकिंग आती है, ये भी आप मुझे बताइए। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जैसे अलग अलग पोस्ट निकलती है, जैसे आपने देखा होगा पीएचडी के बाद भी जो पीएचडी करके जाते हैं उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट निकलती है, तो उनमें जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, किसी ने 5 साल पीएचडी की, उसके बाद 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर उसे दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो इस वजह से भी कई लोग, मतलब पीएचडी के ये हैसल्स या ऑब्स्टेकल्स बोल सकते हो जो पीएचडी करने के बाद लोगों को फेस करने पड़ते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको थोड़ी स्टेबल और वैसी जॉब मिले, बट वो ऐसे नहीं हो पाता, आपको नहीं मिल पाती। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिस पे बहुत कुछ है, सजेस्ट